नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस कार्यक्रम में हम पड़ताल करेंगे कि क्या अंग्रेज महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से भारत छोड़ के गए थे या इसके पीछे थे सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। हमें कहाँ जाना है ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम आए कहाँ से। हमारा अतीत यह निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इतिहास की नींव जितनी मजबूत होगी, भविष्य की इमारत उतनी ही ऊंची होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हर इंसान को अपने इतिहास की सही सही जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास जो भारत का इतिहास है वह इतिहास फिल्टर्ड इतिहास है। खासकर अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश के इतिहासकारों के ऊपर एक खास जिम्मेदारी डाली गई थी कि एक खास वर्ग को ही देश के नायक के रूप में स्थापित किया जाए, जबकि सही मायनों में हजारों ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जो कि गुमनामियों में गुम हो गए और देश आज उनको नहीं जानता है। हमारी जो नई पीढ़ी है वो उनके बलिदान से वाकिफ नहीं है, जबकि ये सही समय है जब कि हमें चाहिए कि हम अपनी नई पीढ़ी को इतिहास की सही जानकारी उपलब्ध कराएं। हम उन सारे लोगों के बलिदान को देश के सामने लाएं जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपने खून और पसीने से इस देश के स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी निभाई थी। बचपन से हमें यह गीत गवाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव तैयार किया गया देश में कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विरोध के कारण अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। ये बात किसी भी तरीके से पचाई जाने वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि वही वो अंग्रेज जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, वही अंग्रेज जिसने हर तरह के अत्याचार का हथकंडा अपनाया भारत के लोगों को दमित करने के लिए, शोषित करने के लिए, वो क्या सच में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विद्रोह से, विरोध से डर के भारत छोड़ के चले गए? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी देश की जो पीढ़ी है इस बात को स्वीकार कर ले? क्या सच में ऐसा हुआ था? इस पे तो प्रश्न खड़े होंगे और हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को, उन पन्नों को खास करके जिन्हें कि काफी धुंधले तरीके से लिखा गया है, काफी अस्पष्ट तरीके से इतिहास में शामिल किया गया है, उन्हें फिर से उकेरने की जरूरत है, उस पे से धूल हटाने की जरूरत है, उसकी पड़ताल करने की जरूरत है कि 40,000 लोगों की फौज बनाई और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़ग बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा और पूरे मेरठ से लेकर इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे, जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। क्या सच में हमारा देश गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था? क्या ऐसे इसमें सुभाष चंद्र जैसे लोगों का कोई योगदान नहीं, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम के एक फौज तैयार की, आजाद हिंद फौज तैयार की, और उसमें तकरीबन 60,000 सैनिकों को एकत्रित किया गया, जिसमें से तकरीबन 26,000 सैनिक अंग्रेजों से लोहा लेने के दरमियान शहीद हो गए। क्या होगा उन शहीदों का? कहां चले गए वो शहीद? क्या इतिहास के पन्नों में उन 26,000 शहीदों को जगह नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस देश की पीढ़ी को ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि वो 26,000 सैनिक हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हो गए? जरूरी है इन सारी चीजों की पड़ताल करनी की। मैं कहना यह चाहता हूं, यह सवाल देखिए, हमारे देश में एक बड़ा मधुर गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया गुमान। मैं महात्मा गांधी जी की तहे दिल से इज्जत करता हूं। वो संत थे, लेकिन वो सच बोलने वाले थे, और भगवती कृपा से अगर आज वो जीवित होते तो वो खुद बोलते कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसको आपने जिंदा गाड़ दिया, दफना दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपने गाड़ दिया। यू आर गिल्टी, आई एम गिल्टी, ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने और जिसके सैनिकों ने हमें आजादी दी, आपने उनको जिंदा दफना दिया। 60,000 की
इंडियन नेशनल आर्मी थी। यहाँ जेडी बख्शी साहब बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और उनके बातों में जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, शायद वही फ्रस्ट्रेशन आपको भी हो जब आप इतिहास को खंगालेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, और जब आप देखेंगे कि एक देश के सच्चे सपूत के साथ इतिहासकारों ने किस तरह की ज्यादती की है। अब आपको सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में उनके सहयोगी रहे जॉन लॉब को आज ध्यान से सुनना चाहिए, जिन्होंने यह बताया कि कैसे योग्य होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस से उनका श्रेय छीन लिया गया। अखंड भारत की जो पहले सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 11 राष्ट्र उनको मान्यता दिया था, भारत में आजादी के बाद ये इतिहास दबाया गया है, छिपाया गया है। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी के स्थल पर पहला तिरंगा झंडा चढ़ा के हिंदुस्तान की इस टेरिटरी को आज़ाद घोषित किए थे। वो इतिहास का वे इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते हैं। आज हम यहाँ एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आजादी से पहले ही, सोचिए 1943 में आजादी से 4 साल पहले सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सरकार की स्थापना कर ली थी, तो उस समय भारत में इसे नकार क्यों दिया गया? उस समय 11 देशों ने नेताजी की इस शपथ को अपनी सहमति दी थी, यानी इस सरकार को मान्यता दे दी थी। भारत की सरकार को मान्यता दे दी थी 1943 में ही, और जो 11 देश थे उनमें जापान, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, इटली, जर्मनी और फिलीपींस प्रमुख थे। बोस की इन उपलब्धियों को भारत में चर्चा का विषय बनने ही नहीं दिया गया। यहाँ लेकिन बाद में उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद उनकी ये सारी उपलब्धियां देश के इतिहास से गायब कर दी गई। अब जहां तक सवाल महात्मा गांधी का है, तो मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पे महात्मा गांधी का योगदान रहा देश की आजादी में। सच मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी हुकूमत और भारत के क्रांतिकारियों के बीच महात्मा गांधी एक प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में काम कर रहे थे, एक बचाव कवच के रूप में काम कर रहे थे। जब जब ऐसा लगा कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होने की संभावना पैदा हो रही है, महात्मा गांधी बीच में आके खड़े हो गए। उन्होंने देश के जनता की भावनाओं का दोहन किया, और एक जो क्रांति एक विशाल रूप ले सकती थी, एक जो क्रांति जो कि अंग्रेजों को बैकफुट पे ला सकती थी, अंग्रेजों को भारत से हटाया जा सकता था उन क्रांतियों की बदौलत। हर उस समय पे महात्मा गांधी अंग्रेजों के प्रोटेक्शन के लिए सामने आके खड़े हो गए। यदि अंग्रेज चाहते तो गांधी को बड़ी आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों को भी ये बात अच्छी तरह से पता था कि गांधी के रहते भारत में कोई भी बड़ा विद्रोह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने हमेशा से गांधी का पोषण किया और गांधी को बचा के रखा, और उनकी ये चाल सफल भी हुई। तो 1938 में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो दिया था, किंतु महात्मा गांधी उनके कार्यशैली से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये वो समय था जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की आहट शुरू हो गई थी, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस समय का फायदा उठाया जाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति को तीव्र किया जाए, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। 1939 में जब फिर से कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव होने की बात हुई, तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि उनकी जगह पे कोई ऐसा इंसान आए जो कि किसी भी तरह के दबाव में आए बिना स्वतंत्रता संग्राम के इस मुहिम को तेजी से बढ़ाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने खुद से दूसरी बार अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की। किंतु दूसरी ओर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र के कार्यशैली से काफी दुखी रहते थे, और उन्हें लगता था कि शायद अगर वो दूसरी बार अध्यक्ष बने तो अंग्रेजों के खिलाफ ये कोई सख्त कार्य कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने सीतारमैया को कांग्रेस पद के लिए प्रस्तावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को पत्र लिख के यह गुजारिश की थी कि वो
सुभाष चंद्र बोस को ही दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुन ली, पर महात्मा गांधी ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया। फूल चंद्र राय और मेघनाथ शाह जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, किंतु गांधी ने इस संदर्भ में किसी की भी राय नहीं मानी और उन्होंने सीतारमैया के नाम को ही अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। सब लोगों को ऐसा लगता था कि क्योंकि महात्मा गांधी ने सीतारमैया का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया है, इसलिए सीतारमैया ही चुनाव में अध्यक्ष पद प्राप्त करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। करिश्माई रूप से सुभाष चंद्र बोस फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। महात्मा गांधी ने सीतारमैया की हार को खुद की हार बताते हुए उन्होंने अपने साथियों को यह कहा कि यदि उन्हें लगता है कि सुभाष चंद्र के काम करने का तरीका सही नहीं है तो वो उनका साथ छोड़ सकते हैं। और गांधी के इस आह्वान के पश्चात 14 में से 12 कार्यकारिणी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और जवाहरलाल नेहरू तटस्थ रहे। मात्र शरद बाबू ही एक ऐसे सदस्य थे जो कि सुभाष चंद्र के साथ डट के खड़े रहे। कुल मिला के कहा जाए तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसमें कि उनके लिए काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था और मजबूर होकर 29 अप्रैल 1839 को सुभाष चंद्र ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे इस घटना के बारे में आपको बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है ताकि आप ये समझें कि आखिर अगर सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जबकि इंग्लैंड की सेना या सरकार युद्ध में व्यस्त थी, वो परेशान थे, उस दरमियान अगर भारत के स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि अंग्रेजों पे दबाव बनाया जाए ताकि वो हमें स्वतंत्र करें, तो इसमें बुराई कहाँ थी? आखिर क्यों महात्मा गांधी ये चाहते थे कि नहीं, अब जब तक इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त है हमें उनका सहयोग करना चाहिए, जिसने एक लंबे समय तक देश के लोगों का शोषण किया, देश पे कब्जा किया। क्या उसके प्रति ऐसी सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना किस दृष्टिकोण से सही था? और सुभाष चंद्र ऐसा अगर चाह रहे थे तो इसमें कौन सी बुराई थी? इन सारी चीजों को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो महात्मा गांधी का नजरिया था अंग्रेजों के प्रति वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। और अगर लोग ऐसा समझते हैं कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से देश को आजादी मिली, तो मुझे लगता है कि इस सोच के पीछे कोई भी तर्क नहीं है, या भावना में कही गई बातें हैं और आने वाली पीढ़ी को इन सारी चीजों से बचना चाहिए और जो तार्किक चीजें हैं, जो सही मायने में तर्क के आधार पर कही जा सकती हैं, उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए।